Welcome to the Mastercard preparation. My name is Sahil Jain and today we are going to discuss the PYQ of 2022 Mastercard exam. In this section we are going to deal with the zoology section of the exam, right? So starting with the zoology section, the question number 1 is: imagine you raise 1000 fishes in a pond due to accidental leakage of a toxin in the pond. 95% of the fishes perish one day. The remaining 5% are left to breed and repopulate, passing their genes and traits to the future generation. What type of genetic drift would it be considered? अब ध्यान से समझो इसके अंदर क्या है कि स्टार्टिंग में 1000 पॉपुलेशन थी, कोई एक ऐसा इवेंट आया जिसके कारण इस 1000 पॉपुलेशन में से लगभग 95% जो पॉपुलेशन है वो इरेज होगी और जो रिमेनिंग पॉपुलेशन है अब ये आगे जाकर ग्रो कर कर नई पॉपुलेशन इस्टेब्लिश करेगी। ऐसा जो इफेक्ट होता है इसको हम बोलते हैं बॉटल नेक इफेक्ट। बॉटल नेक इफेक्ट में क्या होता है? बेसिकली एक बॉटल है, इस बॉटल के अंदर बहुत सारी पॉपुलेशन या बहुत सारी चीज़ें पड़ी हैं। जो भी एक इवेंट ऐसा होगा जिससे ये बॉटल टूटने वाली है, उस इवेंट के अंदर जो भी एट द नेक ऑफ बॉटल होंगे वो तो सर्वाइव कर जाएंगे क्योंकि वो बाहर निकल आएंगे, बट जो अंदर है, अंदर वाली पूरी पॉपुलेशन क्या हो जाएगी? खत्म हो जाएगी। अंदर वाली पूरी पॉपुलेशन क्या हो जाएगी? खत्म हो जाएगी। सो द आंसर फॉर दिस विल बी बॉटल नेक इफेक्ट। क्या होता है फाउंडर इफेक्ट? जो दूसरा ऑप्शन दिया हुआ है, फाउंडर इफेक्ट होता है जब एक एरिया से कुछ लोग या कुछ स्पीशीज के मेंबर नई न्यू वेकेंट हैबिटेट में जाएं और वहां जाकर अडेप्ट कर कर नई स्पीशीज डेवलप कर दें। ठीक है। एक्सटिंक्शन होता है जब पूरी की पूरी स्पीशीज एक्सटेंड कर जाए, वो भी यहाँ पर केस नहीं है। यहाँ 5% जो रिमेनिंग है ये जाकर रीपॉपुलेट करिए, ये जाकर रीपॉपुलेट करिए, तो ये भी नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता। नेचुरल सिलेक्शन होता है कि ऑलरेडी गिवन ट्रेट में से कोई ऐसा फीचर आए जिसकी वजह से एक ट्रेट जो है ग्रो कर जाए और बाकी ट्रेट्स ग्रो ना कर पाए, तो वो भी यहाँ नहीं हो रहा। यहाँ तो रैंडमली एक रैंडम इवेंट हो रहा है। याद रखना, जेनेटिक ड्रिफ्ट हमेशा एक टाइप का क्या होगा? रैंडम इवेंट होगा। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है सिफिलाइजेशन। क्या होता है सिफिलाइजेशन? सिफिलाइजेशन होता है फॉर्मेशन ऑफ एंटीरियर हेड विद सेंस ऑर्गन। और याद रखना, सिफिलाइजेशन हमेशा होगा बायलेटरल सिमेट्री के साथ। तो आपको जहां बायलेटरल सिमेट्री देखने को मिले, जहां बायलेटरल सिमेट्री देखने को मिले वहां आपको सिफिलाइजेशन देखने को मिलेगा। तो इस आंसर इसका क्या बन जाएगा? आर्थ्रोपोडा, क्योंकि आर्थ्रोपोडा ही इनमें से बायलेटरल सिमेट्री रख रहा है। पॉरीफेरा में नहीं होती, सिलेंट्रेटा में नहीं होती। एकाइनोडर्मेटा के एडल्ट में जो है वो हमारे पास सिमेट्री क्या है? बायलेटरल नहीं, वो है पेंटारेडियन। तो इसीलिए इसका आंसर क्या है? सी, आर्थ्रोपोडा। नेक्स्ट, मेमेलियन किडनी इज, मेमेलियन किडनी इज, मेमेलियन किडनी जो होती है वो याद रखना वो हमेशा मेटानेफ्रिक होती है। किडनी अपनी डेवलपमेंट के बेसिस पे 3 टाइप की होती है, प्रोनेफ्रिक, मेसोनेफ्रिक और मेटानेफ्रिक। ठीक है। मेटानेफ्रिक किडनी जो है ये मैमल्स में देखने को मिलती है और बर्ड्स में देखने को मिलती है। इट इज द मोस्ट एडवांस टाइप ऑफ किडनी। प्रोनेफ्रिक हमें फिशेज में देखने को मिलती है। मेसोनेफ्रिक जो है हमें रेप्टाइल्स में देखने को मिलती है। ठीक है, ये बात क्लियर है। 3 ही टाइप की किडनी होती हैं। इन तीनों में से जो हमारा आंसर है वो क्या है? मेटानेफ्रिक, क्योंकि किसकी किडनी पूछा है? मैमल की। नेक्स्ट, विच एसिड इज फाउंड इन हनी ऑफ हनी बी। तो हनी बी के अंदर बच्चे अगर हम बात करें, हमारे पास एक तो ग्लूकोनिक एसिड मिलता है और सिट्रिक एसिड भी कुछ अमाउंट में मिलता है, पर मेजर इसका आंसर क्या आएगा? ग्लूकोनिक एसिड। तो आपको ये याद रखना है कि इसके अंदर क्या मिलता है? ग्लूकोनिक एसिड। हिपेरिन जो होता है ना, ये हमें हिरोडिन जैसे एनिमल्स में मिलता है क्योंकि ये एक टाइप का एंटी कोएगुलेंट है, एंटी कोएगुलेंट है, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, गॉल ब्लैडर कॉन्ट्रैक्शंस एंड पैनक्रियाटिक सिक्रीशंस आर ट्रिगर्ड बाय। गॉल ब्लैडर की कॉन्ट्रैक्शन और पैनक्रियाटिक सिक्रीशन कौन ट्रिगर करता है? तो याद रखना, जो एंजियोगैस्ट्रोस्टेरोन है ये तो हमारे गैस्ट्रिक ग्लैंड के ऊपर काम करेगा। सोमैटोस्टैटिन जो है ये इनहिबिटरी हार्मोन है, तो ये सिक्रीशन नहीं करवाएगा और ये रिलीज होता है पैनक्रियाज से। गैस्ट्रिन जो है वो गैस्ट्रोस्टेरोन वाला ही पार्ट आ गया। बचा कौन सा? कोलेसिस्टोकाइनिन। ये गॉल ब्लैडर
और पैनक्रियाज दोनों पे काम करके इनके सिक्रीशंस, डाइजेस्टिव जूसेस इनको रिलीज करवाता है। तो इसका आंसर क्या आ गया? कोलेसिस्टोकाइनिन। नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया पेल्विक गर्डल। पेल्विक गर्डल होता है हिप वाला गर्डल। पेल्विक गर्डल होता है हिप वाला गर्डल। जो ये हिप वाला गर्डल है, इस हिप वाले गर्डल को बनाने के लिए 3 बोन पार्टिसिपेट करती है, जिसमें इलियम, इस्चियम और प्यूबिस, ये 3 बोन आती है। तो इसका आंसर क्या आएगा? ए। कॉन्डाइल याद रखना, कॉन्डाइल जो होता है वो हमारे हेड के रीजन में होता है, वर्टेब्रे के रीजन में होता है। हेड कोई पार्ट नहीं हुआ, हेड वाला पार्ट गलत है। टीबिया फिबुला जो होती है ये हमारी लेग की बोन्स की होती है, तो ये पोर्शन भी गलत है। कौन सा आंसर बनता है? इलियम, इस्चियम एंड प्यूबिस। देन आ जाते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग सीक्वेंस इज फॉलोड इन बेसिक प्रोसेस इन्वॉल्व इन सक्सेशन। तो बच्चे जो सक्सेशन है उसके अंदर हमारे 5 स्टेप्स होते हैं, जिसमें सबसे पहला स्टेप होता है न्यूडेशन। न्यूडेशन बेसिकली क्या होता है? न्यूडेशन का मतलब होता है न्यू बेयर एरिया मिलना जहां पर भी कोई स्पीशीज नहीं है। अब इस न्यू एरिया को इन्वेड किया जाएगा, तो स्टेबलाइजेशन नहीं आ सकता। पहले क्या होगी? इन्वेडिंग होगी। कोई स्पीशीज अगर रह ही नहीं रही, कोई स्पीशीज आएगी। इन्वेजन के बाद जो स्पीशीज आ रही हैं उनके अंदर क्या होगा? कंपटीशन होगा। कंपटीशन होना चाहिए, राइट। तो देखो इसमें न्यूडेशन के बाद स्टेबलाइजेशन आ रहा है, तो बी गलत। इन्वेजन के बाद न्यूडेशन, न्यूडेशन पहले आएगा, इन्वेजन बाद में, तो ये भी गलत। इन्वेजन, कंपटीशन, रिएक्शन, स्टेबलाइजेशन, न्यूडेशन, ये स्टेप भी गलत। तो इसका आंसर तो ए आएगा। कंपटीशन के बाद क्या होता है? रिएक्शन। रिएक्शन का मतलब होता है कि कंपटीशन के अंदर जो जीता उसका रिजल्ट, और वो स्पीशीज आगे स्टेबलाइज्ड एक इकोसिस्टम बनाती है जिसको बोलते हैं स्टेबलाइजेशन। तो सक्सेशन हमेशा न्यूडेशन, न्यूडेशन से इन्वेजन, इन्वेजन से कंपटीशन, कंपटीशन से रिएक्शन और रिएक्शन से स्टेबलाइजेशन, इसी तरह चलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया, मोस्ट प्रिमिटिव एंसेस्टर ऑफ मैन। तो ये हमारा क्वेश्चन एवोल्यूशन चैप्टर से आया हुआ है। याद रखना, सबसे पहले होता है रामापिथेकस, जिसके अलावा एक और ऑप्शन दिया जा सकता था जो है ड्रायोपिथेकस। दोनों ही आंसर सही है। रामापिथेकस के बाद आता है ऑस्ट्रेलोपिथेकस, और ऑस्ट्रेलोपिथेकस के बाद आता है होमो हैबिलस, होमो हैबिलस के बाद इरेक्टस, और इरेक्टस के बाद होमो नेanderthalensis। तो ये बात क्लियर है। तो इसका आंसर क्या आ गया? डी, दैट इज रामापिथेकस। देन आ जाता है क्वेश्चन नंबर 9, अ ट्रांसजेनिक प्लांट गोल्डन राइस। तो ये बायोटेक के चैप्टर 2 से आया हुआ है, एप्लीकेशन वाले से। इसके अंदर पूछा जा रहा है कि फॉरेन जीन क्या प्रोड्यूस करती है। तो बच्चे याद रखना, फॉरेन जीन जो होती है वो बीटा कैरोटीन की होती है। क्यों? क्योंकि ये बेसिकली विटामिन ए को बढ़ाने के लिए इंट्रोड्यूस किया गया, विटामिन ए को बढ़ाने के लिए यूज किया गया, जिसको हम बोलते हैं बायोफोर्टिफिकेशन। तो ये बायोफोर्टिफिकेशन के प्रोसेस को करने के लिए है। बायोफोर्टिफिकेशन क्या है? न्यूट्रिशन को इंक्रीज करना। तो बेसिकली किसी भी क्रॉप को जब न्यूट्रिशन इंक्रीज करने के लिए बायोजेनेटिकली हम मॉडिफाई करते हैं तो उसको बोलते हैं बायोफोर्टिफिकेशन। और गोल्डन राइस जो है, वो गोल्डन कलर का राइस हमने जो प्रोड्यूस किया ट्रांसजेनिक प्लांट, वो क्यों किया? कि हम विटामिन ए को बढ़ा पाए। विटामिन ए को बढ़ाने के लिए कौन सा जीन प्रोड्यूस करवाना पड़ेगा? बीटा कैरोटीन। नेक्स्ट आ जाता है, which of the following is involved during the extrinsic pathway of blood clotting। तो पाथवे बच्चे दो होते हैं, एक्सट्रिंसिक और इंट्रिंसिक, और तीसरा होता है इनका कॉमन पाथवे। एक्सट्रिंसिक पाथवे के अंदर एक फैक्टर चाहिए होता है जिसको बोलते हैं टिश्यू फैक्टर। क्या चाहिए होता है? टिश्यू फैक्टर। टिश्यू फैक्टर होता है फैक्टर नंबर 7। फैक्टर्स की लिस्ट जो है हमने पूरे अपने जो कोर्स है मास्टर कार्डर का, जो कंप्लीट बायोलॉजी कोर्स हमारा केमिस्ट्री A to Z चैनल के ऊपर मिल रहा है, उसके अंदर देखने को मिलेगा। और ये मास्टर कार्डर के कोर्स के अंदर हमने पूरी तरह से फैक्टर्स की जो लिस्ट है वो पढ़ाई हुई है। आप उस कोर्स को ज़रूर देख सकते हैं। इस कोर्स के अंदर अगर आप बात करें तो आपको कंप्लीट वीडियो लेक्चर्स के साथ साथ उनके सॉल्यूशंस, राइट, वीडियो लेक्चर्स जो होंगे वो मिलेंगे, प्लस आपको असाइनमेंट्स और असाइनमेंट्स के सॉल्यूशंस मिलेंगे, प्लस आपको हर लेक्चर के बाद एक माइनर टेस्ट और पूरे चैप्टर के ऊपर मेजर टेस्ट मिलेंगे, प्लस आपको असाइनमेंट्स मिलेंगी जो आपको सॉल्व करनी होंगी फॉर द प्रिपरेशन। ज़्यादातर बच्चे अब जो PS टेट क्लियर कर चुके हैं उनके लिए, या जो बच्चे मास्टर कार्डर की इन जनरल प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए बायोलॉजी के लिए इतना ज़्यादा कंटेंट अवेलेबल नहीं है। तभी मैंने साहिल जैन, दिव्या मैम और ब्रिजेश सर, हम तीनों ने मिलकर ये कोर्स प्लान किया, तो आप उसको जरूर देख सकते हैं। चलो मूव ऑन करते हैं टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग इंडियन स्टेट्स एशियाज बिगेस्ट कैटल फेयर इज ऑर्गेनाइज्ड। तो बच्चे ये जो बिगेस्ट कैटल फेयर है ये सोनपुर में किया जाता है, सोनपुर इन बिहार। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? बिहार। तो ये आपको पता होना चाहिए। स्ट्रेटेजीज ऑफ, अगर हम बात करें कैटल फार्मवेयर और पिसिकल्चर, उसके ऊपर से आ रहा है स्ट्रेटेजीज फॉर द डेवलपमेंट। अगला क्वेश्चन आ जाता है,
When population density reaches the carrying capacity, the logistic growth curve is said to be। तो ये ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन से आ रहा है। हम देखते हैं कि जो कर्व होता है वो सिग्मॉइड शेप का होता है, जिसके अंदर लैग फेज होता है, फिर एक्सेलरेशन का फेज होता है, फिर डीएक्सेलरेशन का, और लास्ट में जब कैरिंग कैपेसिटी पे हमारा ग्राफ पहुंच जाता है उस फेज को हम बोलते हैं एसिम्प्टोइड। तो इसका आंसर डी आएगा। नेक्स्ट आता है, हाउ मेनी वीक्स ऑफ प्रेगनेंसी इज कंसिडर्ड to be safe with regard to medical termination of pregnancy, that is MTR। MTR के लिए अगर हम बात करें तो कौन सा हमारे पास सबसे ज़्यादा सही है? MTR की जगह यहाँ पर MTP आता है वैसे, ठीक है, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी, आर नहीं आएगा, मिसप्रिंटेड है MTP। MTP के लिए जो सेफ होता है टाइम वो होता है 12 वीक्स। क्या होता है? 12 वीक्स। 12 वीक्स के अलावा एक क्वेश्चन और आ सकता है कि इंडिया में MTP हम कब तक परफॉर्म कर सकते हैं, तो उस केस में आंसर होता है 24 वीक। लीगल है 24 वीक तक, सेफेस्ट माना जाता है अप टू 12 वीक। ये बात क्लियर है। अगला क्वेश्चन आता है, हाउ हाइपोथायरॉयडिज्म इज ट्रीटेड। हाइपोथायरॉयडिज्म होता है बच्चे जब बॉडी T3 और T4 को कम सिक्रीट करे, जिसकी वजह से बॉडी का मेटाबॉलिज्म स्लो हो जाता है। जनरली फैट जो है इस टाइम में पीरियड में देखने को मिलती है। ये जेनेटिक कॉज की वजह से भी हो सकता है, ये लाइफस्टाइल कॉज की वजह से भी हो सकता है। इसके अलग अलग टाइप्स हैं। इसको हम सर्जरी से ठीक नहीं कर सकते, क्यों? क्योंकि ये तो T3 T4 कम रिलीज हो रहा है, हम इसको सर्जरी से कैसे ठीक करेंगे? दूसरा, हम इसको ट्रीट ही नहीं कर सकते, ऐसा भी नहीं है, हम इसको ट्रीट कर सकते हैं। रेडिएशन जो होती है वो कैंसर के अंदर चाहिए होती है, हमें हाइपोथायरॉयडिज्म में जो है इसकी ज़रूरत नहीं है। इसको हम ट्रीट करते हैं बाय गिविंग अ सिंथेटिक फॉर्म ऑफ थायरॉक्सिन विच इज कॉल्ड एज लेवोथायरॉक्सिन। T4 की या T3 की हम सिंथेटिक फॉर्म देते हैं जो है लेवोथायरॉक्सिन। ये बात क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ VNTR। VNTR की फुल फॉर्म क्या है? तो VNTR होता है बच्चे वेरिएबल नंबर ऑफ टेंडम रिपीट। वेरिएबल नंबर ऑफ टेंडम रिपीट, राइट। दिस टेक्निक इज यूज्ड इन DNA फिंगर प्रिंटिंग। DNA फिंगर प्रिंटिंग के अंदर, जेनेटिक्स के अंदर हम ये चीज पढ़ते हैं। तो ये किस चीज को यूज कर रही है? DNA वेरिएबल नंबर ऑफ टेंडम रिपीट। देन अगर हम बात करें, हमारे पास आ जाता है ऑक्सीजन हेमोग्लोबिन डिसोसिएशन कर्व टूवर्ड्स द राइट। तो इस कर्व को समझने के लिए ग्राफ को देखेंगे, उस ग्राफ से हम इस कर्व को ज्यादा अच्छे से समझ पाएंगे। ठीक है, ध्यान से देखना। सो बेसिकली ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व में क्या होता है, इस तरह से एक कर्व होता है, राइट। ये हमारा नॉर्मल कर्व है जो सिग्मॉइड शेप का है। एक तरफ हम लेते हैं परसेंटेज सैचुरेशन ऑफ हेमोग्लोबिन विद ऑक्सीजन, एक तरफ हम लेते हैं PO2। हम बोलते हैं कि अगर ये कर्व राइट साइड को शिफ्ट करे तो हम क्या देखेंगे कि ऑक्सीजन की डिसोसिएशन नॉर्मल से थोड़ा लेट हो रही है। नॉर्मली डिसोसिएशन हो रही थी इस लेवल पे, राइट, लेकिन जब हमने इसको राइट साइड शिफ्ट किया तो वही सेम सैचुरेशन हो रही है थोड़ा PO2 ज़्यादा पे। और अगर ये ग्राफ बाय चांस लेफ्ट साइड को शिफ्ट करे, ये है राइट साइड, ये है लेफ्ट साइड, लेफ्ट साइड को शिफ्ट करे तो आप देख पा रहे हो कि जो हमारा काम होना था, होना वो सेम ही लेवल पे था, बट वो सेम लेवल का काम अब कम PO2 पे हो रहा है। लेस, मोर और इक्वल, राइट, तीन चीजें हैं। राइट साइड का शिफ्ट बता रहा है कि हेमोग्लोबिन और ऑक्सीजन की बाइंडिंग कम हो रही है, और ये चीज़ या तो टेम्परेचर के बढ़ने पे होती है, या H पॉजिटिव के बढ़ने पे होती है, या BPG के बढ़ने पे होती है, बिसफॉस्फोग्लिसरेट के, डाइफॉस्फोग्लिसरेट के, या ये होती है कार्बन डाइऑक्साइड के बढ़ने पे, या ये H पॉजिटिव का उल्टा pH के कम होने पे होती है। तो यही सारे फैक्टर्स जो हैं राइट शिफ्ट कॉज करते हैं, ध्यान से समझ लेना। अगर हम यहाँ पर देखें तो ऑक्सीजन हेमोग्लोबिन डिसोसिएशन कर्व जो है वो राइट साइड की तरफ शिफ्ट कर रहा है, तो ये राइट साइड वाला सारा आ रहा है, बोहर इफेक्ट हम इसको बोलते हैं। और ये कब होगा? या तो टेम्परेचर क्या हो, इंक्रीज हो, या pH क्या हो, डिक्रीज हो। आप इसके अंदर ये दोनों में से कोई भी आंसर मार्क कर कराओ, दोनों के दोनों आंसर ठीक है। ये बात क्लियर है। अगला क्वेश्चन आ जाता है माउथ सेगमेंट ऑफ अर्थवर्म, राइट। जो अर्थवर्म होता है इसके माउथ सेगमेंट को हम क्या बोलते हैं? अर्थवर्म का साइंटिफिक नेम होता है फेरेटिमा, और ये एक टाइप का एनेलिड है। एनेलिडा जो होते हैं वो सेगमेंटेड वर्म होते हैं, तो इनकी बॉडी पे सेगमेंट्स होते हैं। अब हम क्या देखते हैं कि जो अर्थवर्म है वो कुछ इस तरह से होता है। अब यहाँ पर ध्यान से देखना, जो पहला सेगमेंट है उसको हम बोलते हैं प्रोस्टोमियम, और जो सेकंड सेगमेंट है इसको हम बोलते हैं पेरिस्टोमियम। और पेरिस्टोमियम ही सेगमेंट है जिसके ऊपर माउथ बना हुआ है, जिसके ऊपर माउथ बना हुआ है।
तो यही क्वेश्चन आया हुआ है कि किस सेगमेंट के ऊपर माउथ होगा, तो वो उसका आंसर क्या आएगा, पेरिस्टोमियम। प्रोस्टोमियम नहीं होगा, प्रोटोस्टोमियम नहीं होगा, राइट। स्टोमियम का मतलब भी माउथ है, तो क्या आंसर है, पेरिस्टोमियम। ये बात क्लियर है। अगला क्वेश्चन आ जाता है एडीएच। बच्चे एडीएच होता है एंटी डाययूरेटिक हार्मोन। जो एंटी डाययूरेटिक हार्मोन है इसको हम बोलते हैं वैसोकंस्ट्रिक्टर। क्यों? क्योंकि ये अल्टीमेटली ब्लड के प्रेशर को बढ़ाने में, ब्लड के वॉल्यूम को बढ़ाने में हेल्प करता है। और ये ब्लड प्रेशर बढ़ाएगा कैसे, ब्लड वेसल्स को कंस्ट्रिक्ट करके। वैसोडाइलेटर का एग्जांपल आ जाता है ANF जो हार्ट से रिलीज होता है। एडीएच रिलीज होता है हाइपोथैलेमस से, हाइपोथैलेमस से। क्या ये बात क्लियर है? फैगोसाइट होता है जब हम किसी भी चीज को इंगल्फ कर लेते हैं। जैसे फैगोसाइट का मतलब क्या हुआ कि अमीबा, अमीबा अपने खाने को फैगोसाइट कर रहा है। मैक्रोफेज, मैक्रोफेज अपने खाने को फैगोसाइट कर रहा है। रिसेप्टर होता है जो किसी चीज को रिसेप्ट करे। तो एडीएच का यहाँ काम क्या है, एज अ वैसोकंस्ट्रिक्टर, ब्लड प्रेशर और ब्लड वॉल्यूम को बढ़ाना। ये बात क्लियर है। फिर आ जाता है करेक्ट सीक्वेंस फॉर द रिफ्लेक्स आर्क। बच्चे रिफ्लेक्स आर्क के अंदर सबसे पहले चीज होती है सेंसरी न्यूरॉन। सेंसरी न्यूरॉन से जो सिग्नल है वो इंटीग्रेशन सेंटर यानी कि जो है स्पाइनल कॉर्ड उसके अंदर जाता है। इंटीग्रेशन सेंटर से याद रखना सबसे पहले तो सेंसरी न्यूरॉन को आने के लिए स्टिमुलस चाहिए। तो सबसे पहले स्टिमुलस, स्टिमुलस के बाद सेंसरी न्यूरॉन, सेंसरी न्यूरॉन के बाद इंटीग्रेशन सेंटर, इंटीग्रेशन सेंटर के बाद मोटर न्यूरॉन जिससे वो सिग्नल जाए, और मोटर न्यूरॉन से वो रिस्पॉन्स करेगा। तो याद रखो ये 5 है, 5 के बाद ये हमारा 1 है, 1 के बाद ये हमारा 3 है, ये हमारा 2 है और ये 4 है। 5 1 3 2 4। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, ए। इसका आंसर क्या आ जाएगा, ए। क्योंकि सबसे पहले 5 आएगा, फिर 1 आएगा, फिर 3 आएगा, फिर 2 आएगा, फिर 4 आएगा। दिस इज द पाथवे ऑफ रिफ्लेक्स आर्क। ये क्या है, रिफ्लेक्स आर्क का पाथ है। ये बात क्लियर। अगला क्वेश्चन आ जाता है स्पॉन्जिस के ऊपर। जो बच्चे स्पॉन्जिस होती हैं, स्पॉन्जिस बेसिकली हमारा एनिमल किंगडम का फाइलम है जिसका नाम होता है पॉरीफेरा। पॉरीफेरा के अंदर होता है वाटर केनाल सिस्टम, और ये वाटर केनाल सिस्टम के जो सेल्स हैं वही फूड पार्टिकल्स को इंजेस्ट करते हैं। फूड पार्टिकल्स को इंजेस्ट करने वाले जो सेल्स होते हैं उनको हम बोलते हैं क्वानोसाइट। उनको हम क्या बोलते हैं, क्वानोसाइट। इसके अलावा आर्कियोसाइट भी कुछ सेल्स होते हैं, ये अलग से हम पॉरीफेरा के चैप्टर के अंदर समझते हैं क्या होते हैं। क्वानोसाइट्स जो है बेसिकली वो रिस्पॉन्सिबल है, क्वानोसाइट्स आर दी सेल्स विद दी फ्लैजेला। एक तो ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होता है कि क्वानोसाइट के ऊपर सीलिया है या फ्लैजेला, तो इसके ऊपर क्या होता है, फ्लैजेला। ये बात क्लियर है। देन आ जाता है क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 कह रहा है कि कौन कौन से हार्मोन किडनी रिलीज करती है। तो यहाँ 4 हार्मोन दिए। याद रखना ये हमारा क्वेश्चन आ रहा है केमिकल कोऑर्डिनेशन चैप्टर नंबर 11, जो चैप्टर हमारा 11th क्लास से आ रहा है। कैलिस्ट्रोल और एरिथ्रोपोइटिन ये 2 हार्मोन है जो किडनी रिलीज करती है। ऑक्सीटोसिन हाइपोथैलेमस रिलीज करवा रहा है, हाइपोथैलेमस सीक्रेट कर रहा है, और पिट्यूटरी, पोस्टीरियर पिट्यूटरी रिलीज करवा रहा है। थायरॉक्सिन थायराइड रिलीज करवा रहा है, राइट। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, 1 एंड 2, 1 एंड 2, ए आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट, फर्स्ट साइंटिफिकली अप्रूव्ड वैक्सीन वाज। सबसे पहली जो साइंटिफिकली अप्रूव्ड वैक्सीन है वो किस चीज की थी। तो याद रखना ये स्मॉल पॉक्स की वैक्सीन थी जो एडवर्ड जेनर ने डिस्कवर की थी। एडवर्ड जेनर ने डिस्कवर की थी, और स्मॉल पॉक्स की ये वैक्सीन जो है ये फर्स्ट अप्रूव्ड वैक्सीन है जिसको यूज किया गया था, ठीक है। इन द किडनी द हार्मोन विच कंट्रोल्स रीएब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर। वाटर की रीएब्जॉर्प्शन को करने के लिए कौन सा हार्मोन इनमें से काम आएगा। एड्रीनोकॉर्टिकोट्रोपिन जो हार्मोन है बच्चे ये किडनी के ऊपर काम नहीं करता, ये एड्रीनल ग्लैंड के ऊपर काम करता है, तो ये आंसर नहीं आ सकता। LHFSH या तो ओवरी या टेस्टिस के ऊपर काम करते हैं, दे डू नॉट वर्क अपॉन किडनी, तो ये भी नहीं आएगा। बचा ADH जो हम ऑलरेडी डिस्कस करके आए हैं, ये किडनी के ऊपर काम करता है, और किडनी के ऊपर काम कर कर ये वाटर की रीएब्जॉर्प्शन करवाएगा जिससे ब्लड वेसल को कॉन्स्ट्रिक्ट भी करेगा, जिससे ब्लड प्रेशर बढ़े प्लस ब्लड का वॉल्यूम बढ़े और यूरिन कम बने, यूरिन कम बने। ये बात क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24। द पोलन्स आर कैरिड टू द कॉलोनी बाय हनी बी ऑन इट्स। तो बच्चे हनी बी अपने पोलन्स को किस लेग के ऊपर या किस बॉडी के पार्ट के ऊपर कैरी करती है, ये क्वेश्चन है। इसका आंसर है रियर एंड हाइंड लेग्स। जो रियर एंड हाइंड लेग्स होते हैं ये पोलन को अटैच कर लेते हैं और इन्हीं से पोलन कैरी होकर पॉलिनेशन होती है, राइट। ये बात क्लियर है, जिसको एंटेमोफिली हम बोल देते हैं। देन अगर हम बात करें
Which of the following glycoprotein are present on zona pellucidia? Zona pellucidia ओवा होता है एग, एग के ऊपर एक ग्लाइकोप्रोटीन की नॉन सेलुलर लेयर होती है, इसके ऊपर रिसेप्टर होते हैं और ये रिसेप्टर होते हैं ZP3। कौन से रिसेप्टर होते हैं? ZP3। देन आ जाता है पेरीपेटस इज अ कनेक्टिंग लिंक बिटवीन। तो पेरीपेटस जो है बच्चे, इसको हम लिवर वॉर्म भी बोल देते हैं, और ये एनेलिडा और आर्थ्रोपोडा का कनेक्टिंग लिंक है। दिस इज क्वेश्चन फ्रॉम द एवोल्यूशन। ये वाला क्वेश्चन और ऊपर वाला क्वेश्चन, दीज आर नॉट डायरेक्टली गिवन इन दी एनसीईआरटी। इनके लिए हमें थोड़ा एनसीईआरटी +1 +2 के अबव जाना पड़ता है, जिसको हम अपने कोर्स के अंदर करवा भी रहे हैं। कोर्स है हमारा मास्टर कार्डर का कंप्लीट, जो हमारा केमिस्ट्री A to Z के ऊपर मिल रहा है, या क्लास प्लस की ऐप जो है उसके ऊपर मिल रहा है। इसके लिए आप मुझे 9517722050 इस कॉन्टैक्ट के ऊपर कॉन्टैक्ट भी कर सकते हैं। ठीक है। देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए पार्ट ऑफ मेल जेनिटल सिस्टम? मेल जेनिटल सिस्टम में बच्चे अगर हम बात करें, फेलोमियर्स भी होते हैं, यूट्रिकुलर ग्लैंड जिसको हम मशरूम ग्लैंड कहते हैं ये भी होता है, फेलिंग ग्लैंड ये भी होता है। कोलेट्रल ग्लैंड जो है ये मेल में नहीं होते, ये फीमेल में प्रेजेंट होते हैं, और ये ओवा के जो रिलीज हो रहे हैं एग, ऊथिका बनाने में हेल्प करते हैं, यानी जो फर्टिलाइज्ड एग रिलीज होते हैं उनके ऊपर कवरिंग बनाने में हेल्प करते हैं। तो इसका आंसर क्या रहेगा? कोलेट्रल ग्लैंड। देन आ जाता है क्वेश्चन नंबर 28। 28 कह रहा है फुल फॉर्म ऑफ टीबीपी। जो टीबीपी होता है ये होता है टाटा बॉक्स बाइंडिंग प्रोटीन। तो ये क्या है? टाटा बॉक्स बाइंडिंग प्रोटीन। ये बात क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ स्केल आर नॉट प्रेजेंट इन बोनी फिश? तो बच्चे फिशेस बोनी होती हैं या कार्टिलेज की बनी होती हैं? जैसे शार्क है वो कार्टिलेज की है, जो जनरली हम फिशेस देखते हैं कतला, लेबियो, रोहू, या ये सारी बोनी होती हैं। बोनी फिशेस के ऊपर या तो कॉस्मोइड या टिनोइड या साइक्लोइड, सबसे ज़्यादा जो देखने को मिलते हैं वो साइक्लोइड स्केल देखने को मिलते हैं। कार्टिलेजिनस फिशेस के ऊपर जो है वो हमें प्लेकॉइड स्केल देखने को मिलते हैं। तो प्लेकॉइड स्केल आर एब्सेंट, आर नॉट प्रेजेंट इन बोनी फिशेस। तो कौन सी स्केल है वो? प्लेकॉइड स्केल। ये बात क्लियर है। अगला आ जाता है क्वेश्चन नंबर 30। द रिलेशनशिप बिटवीन द एल्गे, क्लेडोफोरा एंड द स्नेल शेल ऑन विच इट ग्रोज। तो बच्चे याद रखना, ये रिलेशनशिप होता है कमेंसलिज्म, जिसमें एक को बेनिफिट मिलता है और दूसरे को कोई बेनिफिट नहीं मिलता। यहाँ बेनिफिट मिल रहा है क्लेडोफोरा एल्गे को, स्नेल को कोई बेनिफिट नहीं मिल रहा। अगर इसका ऑपोजिट हो कि एक को बेनिफिट ना मिले, एक का नुकसान हो जाए और दूसरे को कुछ भी ना हो, यहां पर तो क्या था कमेंसलिज्म में, एक का बेनिफिट, एक को कोई फर्क नहीं पड़ रहा। दूसरे में क्या होगा? एक को नेगेटिव और दूसरे को कोई फर्क नहीं। प्रोटो कोऑपरेशन में दोनों को बेनिफिट होगा और म्यूचुअलिज्म में भी दोनों को बेनिफिट होगा। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? सी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है क्वेश्चन नंबर 31। ड्यूरिंग एम्ब्रियो इम्प्लांटेशन सेल्स जो एंडोमेट्रियम से अटैच करते हैं वो कौन से हैं? तो याद रखना, एम्ब्रियो ब्लास्टुला में 2 लेयर्स में डिवाइड करता है। बाहर वाली लेयर को हम बोलते हैं ट्रोफोब्लास्ट, और अंदर वाली जो लेयर होती है सेल्स की, इसको हम बोलते हैं इनर सेल मास। इनर सेल मास जो है वो एम्ब्रियो बनाएगा, फिटस बनाएगा। तो जो भी हम घूम रहे हैं वो इनर सेल मास ही बने, और जो प्लेसेंटा होता है वो ट्रोफोब्लास्ट बनाता है। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? ट्रोफोब्लास्ट। ये बात क्लियर है। एपिब्लास्ट और हाइपोब्लास्ट बेसिकली इनर सेल मास की ही आगे डिविजन्स होती हैं, जो हम ह्यूमन रिप्रोडक्शन के चैप्टर में डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है क्वेश्चन नंबर 32। मास सेल्स आर फाउंड इन। तो बच्चे जो मास सेल होते हैं ना, याद रखना ये एक टाइप के सेल्स हैं जो हिपेरिन, हिस्टामिन और सेरोटोनिन टाइप के केमिकल रिलीज करते हैं, जिसकी वजह से इन्फ्लामेशन की रिएक्शन होती है। इन्फ्लामेशन की रिएक्शन होती है, और ये जो इन्फ्लामेशन की रिएक्शन है ये करवाने वाले ये सेल्स कनेक्टिव टिश्यू से रिलीज होते हैं। किससे रिलीज होते हैं? कनेक्टिव टिश्यू। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? बी। क्वेश्चन नंबर 33 अगर हम देखें तो पीरियोडिक पीरियड ऑफ कार्डियक साइकिल इज 0.8 सेकेंड विच इंक्लूड्स। अब ये जो कार्डियक साइकिल का 0.8 सेकेंड का पीरियड है, इसको ध्यान से समझना। इस पीरियड के अंदर मेजरली 3 अलग अलग इवेंट्स चलते हैं। एक है आर्टरियल सिस्टोल, एक है वेंट्रिकुलर सिस्टोल, और एक है ज्वाइंट डायस्टोल। इनमें सबसे छोटा पीरियड होता है आर्टरियल सिस्टोल जो 0.1 सेकेंड का है। फिर आ जाता है 0.3 सेकेंड का वेंट्रिकुलर सिस्टोल, और फिर आ जाता है 0.4 सेकेंड का ज्वाइंट डायस्टोल। ये पीरियड जो है इसको हम अगर देखें तो इसमें से यही हमारा आंसर बन रहा है ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 34। क्वेश्चन नंबर 34 कह रहा है डैश इज एक्टिवेटेड बाय फॉल इन अ ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट। क्या इनमें से ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट की वजह से फॉल करेगा? तो याद रखना,
कौन सी चीज एक्टिवेट करिए जिसकी वजह से जीएफआर का फॉल की वजह से वो एक्टिवेट होगी? ध्यान से देखो, आर्ट्रिया से जो आर्ट्रियल नाइट्रोजेटिक फैक्टर है ये तब रिलीज होता है जब जीएफआर भी ज्यादा हो और यूरिन भी ज्यादा बन रहा हो, तो ये नहीं होगा। एड्रीनल ग्लैंड से एड्रेनलिन रिलीज होता है, बट वो डायरेक्टली रिलीज जो है एड्रेनलिन का जो रिलीज है वो भी हमारे यूरिन को कम ही करेगा, क्योंकि एड्रेनलिन जो है वो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम से है। पोस्टीरियर पिट्यूटरी से वैसोप्रेसिन रिलीज होना, वैसोप्रेसिन जो है वो जीएफआर को बढ़ाता है, बट ये तब रिलीज नहीं होता जब जीएफआर कम हो। ये रिलीज तब होता है जब हमारी बॉडी में ब्लड का वॉल्यूम कम हो जाए, पानी कम हो जाए, तो पानी कम होने पे वैसोप्रेसिन रिलीज होता है, ना कि जीएफआर के कम होने पे। जक्स्टाग्लोमेरुलर सेल्स जो हैं वो रेनिन रिलीज जरूर करते हैं जब हमारी बॉडी में जीएफआर कम होता है। जीएफआर कम को बॉडी के अंदर डिटरमाइन करता है मैक्यूला डेंसा, डीसीटी का, और ये इन्फॉर्म करता है जेजी सेल को। जेजी सेल रिलीज करते हैं रेनिन को। जेजी सेल किसको रिलीज करते हैं? रेनिन को। ये बात क्लियर है। नेक्स्ट आ जाता है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स सुंदरबन नेशनल पार्क इज सिचुएटेड। तो बच्चे जो सुंदरबन है ये वेस्ट बंगाल के पहाड़ होते हैं, वेस्ट बंगाल के सॉरी जो है जंगल होते हैं, जिनके अंदर वेटलैंड के अंदर, अगर हम बात करें सुंदरबन वेटलैंड के अंदर बंगाल टाइगर मिलता है। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? सुंदरबन के साथ याद रखना बंगाल टाइगर, और इसका आंसर क्या आ जाएगा? वेस्ट बंगाल। नेक्स्ट आ जाता है एबीओ ब्लड ग्रुप इनहेरिटेंस इज एक्सप्लेन्ड बाय। तो बच्चे जो एबीओ ब्लड ग्रुप की इनहेरिटेंस है ना, इसमें मेन बात आ जाती है ए और बी ब्लड ग्रुप। ए और बी ब्लड ग्रुप की जो इनहेरिटेंस है ये एक्सप्लेन कौन करता है? को डोमिनेंस। क्यों? क्योंकि ए बी ब्लड ग्रुप के अंदर ए और बी दोनों के दोनों अलील को डोमिनेंट है। ए भी अपने आप को पूरा एक्सप्रेस कर रहा है और बी भी अपने आप को पूरा का पूरा एक्सप्रेस कर रहा है, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? को डोमिनेंस। देन आ जाता है क्वेश्चन नंबर 37, विच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल्स ऑफ एचआईवी अटैच टू होस्ट टी सेल। होस्ट टी सेल से कौन से मॉलिक्यूल जो है एचआईवी के वो अटैच होते हैं? तो याद रखना इसके आंसर में बच्चे अगर हम बात करें तो आ जाएगा ग्लाइकोप्रोटीन, क्योंकि ग्लाइकोप्रोटीन जो GP120 होती है ये हमारी टी सेल से जो है बाइंड करती है। किससे बाइंड करती है? टी सेल से बाइंड करती है। ये ग्लाइकोप्रोटीन होती किस पे है? एचआईवी के बायोलिपिड लेयर पे, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? बी, ग्लाइकोप्रोटीन। नेक्स्ट आ जाता है, विच ऑफ द फॉलोइंग साइंस डिस्कवर्ड द क्रोमोसोमल बेसिस। विच ऑफ द फॉलोइंग साइंटिस्ट आएगा, ये बेसिकली साइंस नहीं है, साइंटिस्ट आएगा जिसने सेक्स डिटर्मिनेशन को डिस्कवर किया। तो इसका आंसर आ जाएगा स्टीवंस। स्टीवंस जो है वो साइंटिस्ट है जिन्होंने सेक्स डिटर्मिनेशन का जो बेसिस है उसको डिटरमाइन किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, एंडेंजर्ड स्पीशीज की जो लिस्ट है ये कहाँ रखी जाती है? तो बच्चे ये याद रखना, IUCN इंटरनेशनल यूनियन ऑफ कंजर्वेशन एंड नेचर, इसने रेड डाटा बुक के अंदर इन सभी चीज़ों की लिस्ट बनाई हुई है। रेड डाटा बुक जिसके अंदर एंडेंजर्ड स्पीशीज जो हैं, जो एक्सटिंक्ट स्पीशीज हैं या फिर जो क्रिटिकली एंडेंजर्ड स्पीशीज है, उनका एक क्राइटेरिया बनाया हुआ है कि उनको सब डिस्ट्रीब्यूट किया हुआ है और उनके ऊपर किस तरह से क्लासिफिकेशन करना है वो बताया हुआ है। ठीक है, अगला क्वेश्चन आ जाता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉन सिम्बायोटिक बायो फर्टिलाइजर। राइजोबियम भी होता है, वैम भी होता है, एनेबिना, ये सभी जो है सिम्बायोटिक हैं, बट एजोबैक्टर इज वन सच दैट इज नॉन सिम्बायोटिक बायो फर्टिलाइजर। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? बी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन आ जाता है, एसिड रेन इज कॉज्ड मेनली ड्यू टू विच वन ऑफ द फॉलोइंग। किसकी वजह से एसिड रेन होती है? तो एसिड रेन है जो बच्चे वो याद रखना, वो ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन एंड सल्फर की वजह से होती है, जिसकी वजह से पीएच ऑफ द रेन जो है वो ड्रॉप हुआ और उसको हम क्या बोल रहे हैं? एसिड रेन, विच इज नॉट वेरी गुड फॉर द स्किन। ये होती क्यों है? जो एयर पोल्यूशन है उसमें नाइट्रेट्स एंड सल्फर्स के जो ऑक्साइड्स हैं वो रिलीज हुए होते हैं, वो ऑलरेडी प्रेजेंट होते हैं, चाहे वो किसी टाइप के पोल्यूशन से हो, इंडस्ट्रियल, व्हीकल, ट्रांसपोर्टेशन, इन सभी का पोल्यूशन हवा में है। जब क्लाउड्स ने रेन की तो ये मॉलिक्यूल्स ट्रैप होकर वाटर में लैंड पे रिटर्न करते हैं, और ये रेन जो है इसकी पीएच 7 से कम है, इसीलिए हम इसको क्या बोल रहे हैं? एसिड पीएच, एसिड रेन। ये बात क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, द हेडक्वार्टर ऑफ नेशनल बायोडाइवर्सिटी अथॉरिटी इज सिचुएटेड इन। एक सेकेंड वेट करो, मेरे लैपटॉप की बैटरी थोड़ी खत्म हो गई थी, लैपटॉप को चार्ज पे लगाया है, तो रिकंटिन्यू करते हैं। क्वेश्चन नंबर हम थे 42 पे। द हेडक्वार्टर्स ऑफ नेशनल बायोडाइवर्सिटी अथॉरिटीज आर सिचुएटेड इन। तो बच्चे याद रखना है, दीज आर सिचुएटेड इन चेन्नई। तो इसका आंसर क्या है? चेन्नई। अगला क्वेश्चन आ जाता है, इकोलॉजिकल पिरामिड वाज फर्स्ट एक्सप्लेन्ड बाय। तो बच्चे ये एल्टन ने एक्सप्लेन किए थे। एल्टन वाज द फर्स्ट साइंटिस्ट हु एक्सप्लेन्ड दिस पिरामिड्स, इकोलॉजिकल पिरामिड्स, राइट। देन आ जाता है, फॉर नॉर्मल हार्ट बीट डीपोलराइजेशन स्टिमुलेट्स
ओरिजिनेट्स इन, तो बच्चे जो डीपोलराइजेशन का सिग्नल है वो सैन से चलता है, जिसको बोलते हैं साइनो आर्टेरियल नोड, उसके थ्रू जाता है एवीएन पे, एवीएन पे जाता है बंडल ऑफ हिस पे, बंडल ऑफ हिस से जाता है पुरकिंजे फाइबर पे, ठीक है। और याद रखना इसमें एपिकार्डियम का कोई रोल होता ही नहीं है, तो इसका आंसर क्या है, सी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आया था क्वेश्चन नंबर 45। क्वेश्चन नंबर 45 जो है दैट इज द फॉर द प्रोडक्शन ऑफ सिल्क द प्रोसेस ऑफ रेयरिंग ऑफ सिल्क वॉर्म इज कॉल्ड। बच्चे इसको हम बोलते हैं सेरीकल्चर। एपीकल्चर होता है जब हनी बी की कल्चरिंग की जाए, सेल्वीकल्चर होता है जब रिस्टोरेशन की जाए नेचर के अंदर, हॉर्टिकल्चर होता है जब हम फ्रूट्स की बात करें, वेजिटेबल्स की बात करें, राइट। तो सिल्क की जब हम बात करें तो वो क्या है, सेरीकल्चर, वॉर्म्स को जो हम रखें, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है व्हाट डज बीटी स्टैंड इन बीटी कॉटन। तो बच्चे बीटी जो है इट इज डराइव्ड फ्रॉम द बैक्टीरिया विच इज बैसिलस थ्रोनेजेनेसिस, बैसिलस थ्रोनेजेनेसिस। ये जो हमारा बैसिलस थ्रोनेजेनेसिस है ये ट्रांसजेनिक प्लांट के लिए सोर्स है, जिससे हमने जीन लिए हैं क्राई 1AB, क्राई 2AB, क्राई 1AC। ये बात क्लियर है। अगला क्वेश्चन आया था स्ट्रेप्टोमाइसिन इज प्रिपेयर्ड फ्रॉम। तो बच्चे ये माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर से आया हुआ। स्ट्रेप्टोमाइसिन जो होती है वो स्ट्रेप्टोमाइसिस ग्रेसियस से जो है हमारा ऑब्टेन होता है। ये हमारा एक थ्योरेटिकल क्वेश्चन है। नेक्स्ट आ जाता है क्वेश्चन नंबर 48। क्वेश्चन नंबर 48 है कि कौन सा हमारा कंबाइंड ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव है। एक चीज याद रखना, जब भी कॉन्ट्रासेप्टिव की, फीमेल कॉन्ट्रासेप्टिव की बात हो इन फॉर्म ऑफ ए हार्मोन, तो प्रोजेस्टिन या प्रोजेस्टिरोन जरूर होगा। तो इसमें से जिस भी आंसर में प्रोजेस्टेरोन है उसको तो मार्क करना ही करना है। इसमें एक ही था तो इसी को मार्क करेंगे, पर हमारा क्वेश्चन स्पेसिफिक है तो उससे बात करते हैं। ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल या तो सिर्फ ओनली प्रोजेस्टेरोन से बनती है या एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन के कॉम्बिनेशन से बनती है। तो इसका आंसर क्या आ गया, डी। सेकंड लास्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग हेल्प्स इन स्टेबलाइजिंग द सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ ए प्रोटीन। सेकेंडरी स्ट्रक्चर जो है प्रोटीन का उसको स्टेबलाइजेशन करने के लिए याद रखना हाइड्रोजन बॉन्ड यूज होते हैं। सबसे पहले बॉन्ड आते हैं पेप्टाइड बॉन्ड, जिनसे प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन बनता है। प्राइमरी स्ट्रक्चर में होते हैं पेप्टाइड बॉन्ड, सेकेंडरी स्ट्रक्चर में आते हैं हाइड्रोजन बॉन्ड, और टर्शियरी स्ट्रक्चर में वंडरवॉल फोर्सेस, हाइड्रोजन कोवलेंट, हाइड्रोफोबिक, डाइसल्फाइड, ये सारे बॉन्ड प्रेजेंट होते हैं, और क्वार्टनरी में भी सारे। लास्ट क्वेश्चन विच ऑफ द फॉलोइंग टीथ आर सीन एंड एग्जामिन्ड फॉर द डिटरमाइनिंग द एज ऑफ कैटल। तो कैटल के जो इंसीजर्स होते हैं इनको देखकर बताया जाता है कि कैटल के जो एज है वो कितनी होगी। इसको डिटरमाइन करने के लिए इंसाइजर्स को यूज किया जाता है। सो दिस इज ऑल अबाउट द मास्टर कार्डर प्रिपरेशन। अब बच्चे, अगर कोई भी बच्चा मास्टर कार्डर जो अब इस साल आने वाला है या इन फ्यूचर आने वाला है उस मास्टर कार्डर के लिए प्रिपेयर करना चाहता है तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं 9517722050। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन के अंदर भी ब्रिजेश सर का कांटेक्ट भी दिया होगा, आप उनसे भी बात कर सकते हैं। दिस कॉन्टैक्ट इज माइन, माई नेम इज साहिल जैन। आई विल बी टीचिंग दी zoology पार्ट। बॉटनी पार्ट के लिए हमारे पास डॉक्टर दिव्या बहादुर मैम है जो आपको बॉटनी पार्ट में हेल्प करेंगे। हमारे कोर्स की जो फीस है वो अपडेटेड फीस आपको इस वीडियो के नीचे देखने को मिल जाएगी, प्लस आप कांटेक्ट करके भी बता सकते हैं। हमने बहुत अफोर्डेबल प्राइस के अंदर ट्राई किया है कि बच्चों को बेस्ट क्वालिटी एजुकेशन who are preparing, the students who are preparing for the master cadre preparation उनको प्रोवाइड कर सकें। हमारा काम क्वालिटी देना है, ना कि क्वांटिटी देना। क्वालिटी देकर हम बच्चों को चाहते हैं कि वो 100 आउट ऑफ 100 कंप्लीट बायोलॉजी के अंदर स्कोर करें, चाहे वो बॉटनी हो चाहे zoology हो। आपके 3 सब्जेक्ट्स का अगर कॉम्बिनेशन है तो आप C, B और Z, केमिस्ट्री, बॉटनी और zoology, इसको ऑप्ट करके हमारे थ्रू बहुत अफोर्डेबल प्राइसेस के अंदर प्रिपरेशन कर सकते हैं और अपना जो सपना है गवर्नमेंट टीचर लगने का उसको साकार कर सकते हैं। थैंक यू फॉर स्टेइंग कनेक्टेड। आई विल बी बैक विद सच फ्यू मोर PYQ discussions.